जय महाकाल की। आप सभी का महाकाल यूट्यूब चैनल में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं की एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। उस बिंदु का जो शीर्षक है वह है विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों में ज्ञात की जाती है। पहला है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति। ध्यान रखना, परीक्षा में अक्षीय स्थिति भी आ सकती है और कभी कभी अनुदैर्ध्य स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने को कहा जाता है। दूसरी स्थिति है निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। कक्षा 12वीं में जो प्रश्न आता है वह 5 नंबर का है और 5 नंबर का यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आता है कि अक्षीय स्थिति में या अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले अब इसका उत्तर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, तो कहता है कि विद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित बिंदु को अक्षीय स्थिति कहते हैं। समझे कैसे? मान लीजिए द्विध्रुव ध्रुव है, तो द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है? एक धन और दूसरा ऋण। समान परिमाण के जब आवेश मिलकर के एक निकाय का निर्माण करते हैं जिसे द्विध्रुव कहते हैं। और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। तो परिभाषा है कि द्विध्रुव के बढ़ाए गए, अब इस अक्ष को यदि हम आगे बढ़ा दें, बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित बिंदु, मान लीजिए बिंदु P है, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? अक्षीय स्थिति कहलाती है। परिभाषा हो गई, विद्युत द्विध्रुव के बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित बिंदु को अक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इसके लिए एक नामांकित रेखा चित्र बनाया गया है। सबसे पहले हमने द्विध्रुव बनाया, एक बिंदु A जिस पर प्लस Q आवेश है और दूसरा आवेश समान परिमाण का माइनस Q लिया गया जो बिंदु B पर स्थित है। अब यह दोनों द्विध्रुव, हम जानते हैं कि द्विध्रुव के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई होती है क्या होती है? यहां से यहां तक की 2L होती है। इसलिए हमने A और B के मध्य बिंदु O माना। अब O के आधे भाग को हमने L और धन दूसरे आधे भाग को हमने मान लिया दूसरा L, तो L धन L बराबर हो जाता है 2। अब क्या किया कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से यहां से R दूरी पर, यानी बढ़ाया गया ये अक्ष है, तो मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P लिया जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसके लिए हमने यहां पर क्या किया? एक परीक्षण एकांक धन आवेश ले लिया है। इसी चित्र को हम शब्दों में लिख रहे हैं कि अब अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चित्रानुसार माना AB एक द्विध्रुव है
ए और बी क्या है, एक द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ए और बी के बीच की दूरी 2l है। अक्षीय स्थिति में, यानी अक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु O से R दूरी पर, इस मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब ध्यान से देखें, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम पढ़ चुके हैं। प्लस Q आवेश के कारण किसी परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q R माइनस L का होल स्क्वायर। अब ये R माइनस L कहाँ से आया, इसके बारे में हम बताना चाहेंगे। R माइनस L क्या कहलाता है, इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी। तो यहाँ से यहाँ की दूरी निकालने के लिए क्या किया, इस पूरी दूरी में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक में, और O से P की दूरी है R, तो ये पूरी दूरी में हो गई R, और R में यदि EL घटा दिया जाए इतना, तो कितना बचेगा AP, और AP की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो पूरी दूरी है R में L इतना घटा दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, L है। तो इस पूरी दूरी में, यानी यहाँ से यहाँ में यदि OA यानी L घटा दिया जाए तो बचेगा AP, और AP का वर्ग हो जाएगा, क्या हो गया, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 1। अब यहाँ पर दिशा क्या होगी, इसके लिए देखें, चूंकि यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ भी क्या है, एकांक धन आवेश है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पर जिस दिशा में बल लगेगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। चूंकि Q0 एकांक परिमाण का है और यह अधिक बल है, यह अधिक आवेश है, तो इसके कारण इस पर जो बल लगेगा ये इस दिशा में एक धक्का देगा, S प्लस Q इस Q0 को एक धक्का देगा, एक बल लगाएगा, और वो उसकी दिशा हो जाएगी E1, यानी A से P की ओर बल लगेगा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी A से P के अनुदिश होगी, यानी A से P की ओर। इसी प्रकार माइनस Q, इस माइनस Q के कारण इस Q0 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी माइनस Q और Q0 के बीच की दूरी का वर्ग। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी है R, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी है R, और R में इतना और जोड़ दिया जाए प्लस L, तो कितनी हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा R प्लस ये वाली R, यानी L प्लस R अथवा R प्लस L, तो BP की दूरी हो जाएगी R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण 2। अब इसकी दिशा किस दिशा में होगी, क्योंकि यह ऋण आवेश है और यह परिमाण में अधिक है, किसकी तुलना में, Q0 की तुलना में, इसलिए यह Q0 क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर इस दिशा में खींचेगा। तो जब इस दिशा में इसको खींचेगा तो उस समय यहाँ पर इस दिशा में बल लगेगा ऐसे, यानी P से B की ओर। अतः E2 जो होगा, E2 की दिशा होगी P से
बी की ओर, इसीलिए लिखा है पीबी के अनुदिश। अब देखें समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो रहा है। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर चित्र से देखेंगे 1 और 2 से स्पष्ट ये हो रहा है कि E1 और E2 दोनों एक ही रेखा पर कार्य कर रहे हैं, एक रेखा पर दोनों कार्य कर रहे हैं, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। एक चीज। दूसरी चीज, अब प्रश्न उठता है कि E1 अधिक होगा कि E2 अधिक होगा। तो आप जानते हो कि जो E होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात दूरी अधिक होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। अब दूरी अधिक है, जैसे -q से p की दूरी अधिक होगी किसकी तुलना में, +q और p की तुलना में। इस कारण से -q के द्वारा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां से यहां की दूरी अधिक है और a से p की दूरी bp की तुलना में क्या है, कम है। अतः a के बिंदु पर +q आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। इसी को हमने हिंदी में लिखा है कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्यरत हैं तथा E1 ग्रेटर देन E2। क्यों? क्योंकि E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वह क्या है, उसकी दूरी कम है। अब एक बिंदु पर विपरीत दिशा में जब दो विद्युत क्षेत्र लगते हैं तो उनका एक परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है और परिणामी का मतलब होता है दोनों को जोड़ देना। अब किया क्या, तो E बराबर हो गया E1 प्लस -E2। क्यों लिखा है हम यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि E1 की दिशा इस दिशा में है और E2 की दिशा ऐसी है। फिजिक्स में हम जानते हैं कि दिशा में परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या मान हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है और उसकी दिशा ऐसे बदल जाती है। अब दोनों की दिशा कैसी हो गई, -E2 की, और E1 की दिशा क्या हो गई, A से P दिशा की ओर। किसकी, E2 यानी ऋण E2 और E1। अभी ध्यान रखना E1 और E2 की दिशा विपरीत है, किंतु E1 और -E2 की दिशा क्या हो गई, A से P की ओर हो गई। इसलिए यहाँ पर हमने AP के अनुदिश परिणामी निकाल रहे हैं, इसलिए इस E2 को हमने क्या लिख दिया है, ऋण कर दिया है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 कौन से हैं, यहाँ पर देखें। समीकरण 1 और 2 में एक कॉमन है, कौन सा, Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है और Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है। इन दोनों को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद क्या लिख दिया कि Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/r-l स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस और E2 हो गया r+l का होल स्क्वायर। कैसे देखें, क्योंकि E1 में r-l का होल स्क्वायर बचा है और E2 में1/r+l का होल स्क्वायर बचा है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया। अब इसको हल देखिए, अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका लघुत्तम लेंगे। अब लघुत्तम देखो क्या आएगा,
आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इसका इसमें भाग देते हैं और भागफल का गुणा अंश में करते हैं। तो आर माइनस एल के होल स्क्वायर को जब इसमें भाग देंगे तो ये और ये कट जाएगा, भागफल कितना बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इसका गुणा एक में होगा, ये हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार से इसका भाग इसमें देंगे तो आर प्लस एल कैंसिल हो जाएगा और भागफल आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इसका गुणा एक में होगा, ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब आगे देखें तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और यहां पर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और ये वाला माइनस अब अंदर जाएगा इसी के साथ। तो देखें ये हो गया आर स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, अभी कोष्टक लगा देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और बी के स्थान में क्या है एल का वर्ग माइनस 2ab तो माइनस 2RL, कोष्टक लगा दें। और यहाँ पर देखें ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग होता है ए बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे आर माइनस एल और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आ गया हम जानते हैं, रफकार देखें ए का वर्ग बी का वर्ग बराबर होता है ए बी का होल स्क्वायर। अब इसको पुनः हल करेंगे तो ये हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, कोष्टक लगा दें और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस अंदर जाएगा तो प्लस को माइनस करेगा और माइनस को प्लस करेगा, तो ये हो गया माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ये माइनस को क्या कर देगा प्लस 2RL और नीचे क्या आएगा देखें a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, ये हो गया r का वर्ग माइनस l का वर्ग, इतने का हो गया और ये स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर देखें कि r का वर्ग r से कट गया, l का वर्ग l से कट गया, आपको काटना नहीं है, परीक्षा में आपको समझाने के लिए काटा गया है। अब इसको हल करेंगे तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और बचा कितना 4RL बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे देखें तो Q अपान, अब इस Q को एक सूत्र बनाएंगे तो अभी देखें क्या लिख रहे हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो हमने इस 4 को लिखा 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, इस वाले Q को यहाँ लिख दिया है और इस वाले L को यहाँ लिख दिया, 4 को हमने 2 इंटू 2 किया और Q को इसके बगल में लिख दिया है, इस L को यहाँ लिख दिया है और R को बगल में लिख दिया है और इस पूरे का बटा हो गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखें किस लिए हमने ये किया है, तो हम जानते हैं चूंकि P बराबर होता है 2QL, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाने का सूत्र यहाँ पर ये अप्लाई किया गया है, इसलिए हमने 4 को 2 इंटू 2 किया है, Q बगल में लिख दिया है, इस L को यहाँ लिखा है, R को बाहर लिख दिया है और ये बराबर हो गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2 और ये बराबर क्या हो गया है P और ये लिख दिया है R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया E बराबर,
यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब कभी कभी एक प्रश्न आ जाता है कि छोटे द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालिए। यहाँ पर लिख देंगे छोटे द्विध्रुव के लिए, यानी एल बहुत छोटा हो, किसकी तुलना में, एल मोर लेस देन आर, मध्य बिंदु से जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो क्या हो, उसकी तुलना में द्विध्रुव की लंबाई बहुत छोटी हो। तो जब बहुत छोटी हो तो उसको क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तब क्या हो जाएगा, तब E बराबर हो जाएगा, हम पीछे वाले पेज से लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहां पर देखें बचा क्या है, 2pr, तो यहां पर लिख देंगे 2pr बटे यल को छोड़ देंगे। तो देखें जब इस यल को छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, आर स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता है ए की घात 4। तो क्या हो जाएगा, यल को छोड़ने पर आर की घात क्या बचेगा, 4। तो यहां पर हमने लिख दिया आर की घात 4। तो एक आर इससे कटेगा तो बचेगा कितना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p बटा आर क्यूब, और E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इसको बॉक्स के अंदर क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, और क्या बताएंगे, लिखेंगे कि यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले भाग में हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करेंगे। जय महाकाल। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सत्येंद्र कुमार पांडे, शासकीय मॉडल स्कूल, अजयगढ़।